Hello friends, welcome back to my YouTube channel We Political. Today we will discuss our new topic सत्ता के वैकल्पिक केंद्र चैप्टर थर्ड 12th क्लास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो सिलेक्टेड हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्शल योजना क्या थी? मार्शल योजना क्या है और इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया और इसने कैसे जो है यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता बनाया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 1 या 2 मार्क्स में ज़रूर आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, ये आपका 4 मार्क्स में या 6 मार्क्स में ज़रूर आएगा, तो आप इसे अच्छे से कर लें। सार्क या दक्षेश से क्या अभिप्राय है? सार्क और दक्षेश एक ही नाम है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। अगर एग्ज़ाम में सार्क आए या दक्षेश आए, दोनों का एक ही मतलब है। और सार्क के लक्ष्य और सिद्धांत क्या हैं? सार्क के लक्ष्य और सिद्धांत क्या हैं तथा सार्क के अंतर्गत भारत की भूमिका का उल्लेख करना है और सार्क के अंतर्गत भारत की क्या भूमिका है इसका भी उल्लेख करना है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ब्रिक्स क्या है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी 6 मार्क्स में या 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है। ये सिलेबस में न्यू ऐड किया गया है। गेट 100 आउट ऑफ 100 इन पॉलिटिकल साइंस। अगर आप मेरी तरह 100 आउट ऑफ 100 पॉलिटिकल साइंस में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरी तरह सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर टॉपिक वाइज टॉपिक कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको कराया है। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ये थर्ड चैप्टर है, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ें। और अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर प्रोवाइड किए जाएंगे। और अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं तो इंस्टा मोजो से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही बेस्ट तरीके से बनाई गई पीडीएफ्स हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को और सपोर्ट करते रहें ताकि जल्दी से हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएं। और साथ ही साथ आपको ऐसे ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस मिलती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सार्क या दक्षेश क्या है और इसके लक्ष्य और सिद्धांत पढ़ने हैं और भारत में इसकी भूमिका पढ़नी है। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि सार्क क्या है। सार्क जो है दक्षिण एशिया के 8 देशों भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, अफगानिस्तान और भूटान का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 8 देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और ये 8 देश ये हैं, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। अप्रैल 2007 में दिल्ली में 14वें सार्क सम्मेलन में अफगानिस्तान को सार्क का 8वां देश बनाया गया। 2007 में जो है दिल्ली में 14वां सम्मेलन हुआ जिसमें अफगानिस्तान को सार्क का 8वां देश बनाया गया। इस संगठन की स्थापना भी बदलते हुए अंतर्राष्ट्रीय वातावरण के संदर्भ में हुई। इस संगठन की स्थापना कैसे हुई? अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को देखते हुए हुई कि अंतर्राष्ट्रीय वातावरण धीरे धीरे बदल रहा है। इस संगठन की स्थापना बांग्लादेश के जो दिवंगत थे शासनाध्यक्ष जियाउर उर रहमान की पहल पर हुई। पहले हमने पढ़ा सार्क क्या है, 8 देशों का एक समूह है और इसके 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना और इसकी स्थापना बांग्लादेश के शासनाध्यक्ष जियाउर उर रहमान ने की थी। ये यहाँ तक हो गया सार्क क्या है। अब हम पढ़ते हैं सार्क के सिद्धांत। सार्क जो है दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, इसे दक्षेश भी कहा जाता है और सार्क भी कहा जाता है, की स्थापना करने वाली घोषणा के अनुच्छेद 10 की पहली धारा में कहा गया कि सारे निर्णय सर्वसम्मति से होंगे। सारे निर्णय कैसे लिए जाएंगे? सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। यह अनुच्छेद 10 की पहली धारा में कहा गया। दूसरी धारा में यह स्पष्ट कहा गया कि सार्क के 2 सदस्यों के द्विपक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा, कि सार्क के जो 2 सदस्य हैं उनके 2 पक्षीय मामलों पर विचार नहीं किया जाएगा। सार्क सदस्य देशों की प्रभुसत्ता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है। ठीक है, सार्क क्या है? सभी देश जो हैं उसकी प्रभुसत्ता, समानता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का सम्मान करता है और किसी दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। और जो सार्क है ये दूसरों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये पॉइंट आप यहीं तक ही करें सार्क के सिद्धांत को। इसमें यही कहा गया है कि जो भी निर्णय लिए जाएंगे वो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। और दूसरी धारा में कहा गया कि द्विपक्षीय मामलों पर सार्क विचार नहीं करेगा और सार्क जो है सभी देशों की समानता, क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करेगा और सम्मान करेगा तथा आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। जो देश हैं उनके आंतरिक मामलों में सार्क बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब हम पढ़ते हैं सार्क के उद्देश्य। सबसे पहला उद्देश्य है दक्षिण एशियाई देशों के लोगों का कल्याण और जीवन में गुणात्मकता लाना, कि लोगों का कल्याण हो और उनके जीवन में क्वालिटी बढ़े, गुणात्मकता आए।
दूसरा, आर्थिक वृद्धि और सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक रूप से विकास करना। थर्ड पॉइंट है सामूहिक रूप से आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना। फोर्थ पॉइंट है अन्य देशों के साथ सहयोग करना। ठीक है, सभी देशों के साथ सहयोग करना। पांचवा है आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना। सभी क्षेत्रों में जो है, आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, तकनीकी हो, वैज्ञानिक हो, सब में सहयोग को बढ़ावा देना। और 6 पॉइंट हम इसका लेते हैं अन्य क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करना। ये 6 पॉइंट सफिशेंट है सार्क के उद्देश्यों के अंतर्गत। अब हम पढ़ते हैं इसका निष्कर्ष। इस प्रकार स्पष्ट है कि सार्क एक ऐसा संगठन है जो सदस्य देशों की प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, समानता व अखंडता में विश्वास रखते हुए क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग की अपेक्षा रखता है। सार्क क्षेत्रीय विकास एवं कल्याण के लिए बनाया गया संगठन है। जैसा कि कहा गया है कि जो सार्क है ऐसा संगठन है जो प्रभुसत्ता, स्वतंत्रता, समानता और अखंडता में विश्वास रखते हैं और विकास को बढ़ावा देने के लिए आपसी सहयोग की अपेक्षा करता है कि सभी देश जो है आपसी सहयोग करेंगे और क्षेत्र के विकास और कल्याण के लिए बनाया गया संगठन है। ये पॉइंट आप यहीं तक ही करें, आपके लिए सफिशेंट है। सार्क के अंतर्गत सबसे पहले हमने पढ़ा सार्क क्या है, ये हमने पॉइंट जो है यहाँ तक पढ़ा है। उसके बाद सार्क के सिद्धांत जो हमने यहाँ तक पढ़ा है और उसके बाद हमने 6 उद्देश्य इसमें से लिए हैं और अंत में निष्कर्ष में हमने जो है यहाँ तक अध्ययन किया है। अगर आपके एग्ज़ाम में सार्क से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप ये पूरा ही पॉइंट लिख सकते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और यही पूछा जाता है हमेशा कि सार्क क्या है, सार्क के क्या उद्देश्य हैं, क्या सिद्धांत है। और अब हम इसका पढ़ते हैं कि सार्क में भारत की क्या भूमिका है। यह भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अलग से भी आ सकता है 2 मार्क्स का या 4 मार्क्स का, तो आप इसे भी अच्छे से पढ़ लें। सार्क का दूसरा सम्मेलन 1986 में श्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में बेंगलुरु में हुआ। सार्क का दूसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? 1986 में राजीव गांधी की जो अध्यक्षता थी उसमें बेंगलुरु में संपन्न हुआ। भारत ने सार्क को 1987 में कितने रुपए की मदद दी? 150 लाख रुपए की मदद दी। सार्क द्वारा सुरक्षित अन्न भंडार कायम करने के लिए भारत ने 1,53,200 टन का खाद्यान्न योगदान दिया। भारत ने खाद्यान्न का योगदान भी सार्क को दिया है। इसी के साथ साथ 1992 में दिल्ली में सार्क के प्रथम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 5th पॉइंट है हमारा पहली दक्षेश विदेश मंत्रियों की बैठक 1996 को दिल्ली में हुई है। 6 पॉइंट है हमारा सार्क व्यापार मेले का आयोजन भी भारत में किया गया। जो सार्क व्यापार मेला है उसका भी आयोजन भारत में किया गया। इसी के साथ साथ भारत ने सार्क के देशों के समक्ष द्विपक्षीय मुक्त व्यापार का प्रस्ताव रखा। इसी के साथ साथ जो भारत है उसने सार्क के देशों के समक्ष द्विपक्षीय मुक्त व्यापार का भी प्रस्ताव रखा है। ये पॉइंट आप 7 तक कर ले, सफिशिएंट है आपके लिए। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिक्स क्या है या ब्रिक्स की स्थापना कैसे हुई, कब हुई और इसका इतिहास क्या है। ब्रिक्स की स्थापना रूस में 2006 में की गई। ब्रिक्स की स्थापना कहाँ की गई? रूस में की गई और 2006 में की गई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स उभरती राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के एक संघ का नाम है। ब्रिक्स क्या है? एक उभरती राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के एक संघ का नाम है। इसमें प्रारंभ में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन शामिल थे। 2010 में दक्षिण अफ्रीका के सम्मिलित किए जाने से इसे ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अर्थात इसमें पहले 4 देश शामिल थे, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। बट 2010 में साउथ अफ्रीका भी इससे जुड़ गया और जिसके बाद इसका नाम ब्रिक्स कहा गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको 5 देशों के नाम पता होने चाहिए। अब हम पढ़ते हैं इसकी संरचना। ब्रिक्स कोई अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन नहीं है, ना ही किसी संधि के तहत स्थापित हुआ है। इसे 5 देशों का एकीकृत प्लेटफॉर्म कहा जा सकता है। सेकंड पॉइंट है हमारा ब्रिक्स देशों के सर्वोच्च नेताओं का तथा अन्य मंत्री स्तरीय सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। इसके जो सम्मेलन है प्रतिवर्ष आयोजित किए जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता प्रतिवर्ष ब्रिक्स क्रमानुसार सदस्य देशों के सर्वोच्च नेता द्वारा की जाती है। जो इन देशों के सर्वोच्च नेता होते हैं उनके द्वारा इनकी बैठक की जाती है। इसकी मुख्य विशेषताएं हैं ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है और इसका वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। इसे महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जा सकता है। इसे किसके रूप में देखा जा सकता है? आर्थिक इंजन के रूप में देखा जा सकता है और यह एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है।
ये उभरता हुआ क्या है? निवेश बाजार है और वैश्विक शक्ति है। ब्रिक्स का अब हम इतिहास देख लेते हैं। ब्रिक्स की शुरुआत और चर्चा वर्ष 2001 में गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन की अर्थव्यवस्थाओं के विकास की संभावनाओं पर एक रिपोर्ट में की गई थी। जो ब्रिक्स की शुरुआत है, यह चर्चा है, यह 2001 में की गई गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा, कि जब उन्होंने बताया कि जो भारत है, रूस है, चाइना है, ब्राज़ील है, इन देशों की अर्थव्यवस्था का अत्यधिक विकास हो रहा है, उससे इसकी शुरुआत हुई। ब्रिक्स का इतिहास आप यहीं तक ही करें, यहीं तक ही इम्पोर्टेंट है, आगे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। 5th पॉइंट हम पढ़ते हैं, सम्मेलन कहाँ-कहाँ हुए। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के याकातरीनबर्ग में हुआ और इसमें वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। मतलब पहला सम्मेलन रूस के याकातरीनबर्ग में हुआ था, जिसमें क्या कहा गया? वैश्विक वित्तीय व्यवस्था में सुधार के मुद्दों पर चर्चा की गई। सेकंड पॉइंट है हमारा, दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। ब्रिक में जो है इसे शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया। थर्ड पॉइंट है हमारा, मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया और इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। ठीक है, पहले इसमें कितने सदस्य देश थे? 4 सदस्य देश थे, परंतु 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका भी शामिल हो गया, जिसके बाद इसे ब्रिक्स कहा जाने लगा। और हम पढ़ चुके हैं इसके अंतर्गत ब्रिक्स की स्थापना कब हुई और इसकी संरचना क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, ब्रिक्स का इतिहास क्या है और इसका सम्मेलन कब और कहाँ हुआ स्टार्टिंग में। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप ये एग्ज़ाम के लिए ज़रूर तैयार कर लें। 4 मार्क्स का ये ज़रूर आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, और न्यू टॉपिक ऐड हुआ है तो पूरे चांसेस है इस क्वेश्चन के आने के। अब हम पढ़ते हैं अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो का। अब हम पढ़ते हैं अपना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्शल योजना क्या थी? कि मार्शल योजना क्या है? इसने यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया? ये 2 मार्क्स का ज़रूर आ सकता है एग्जाम में, कि मार्शल योजना क्या है और इसने यूरोप में आर्थिक सहयोग संगठन के गठन का रास्ता कैसे बनाया। मार्शल योजना अमेरिका द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनाई गई, ताकि यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके, ताकि जो यूरोपीय देश है इसकी अर्थव्यवस्था को पुनर्गठित किया जा सके, क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अधिकांश यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी, क्योंकि जो दूसरा विश्व युद्ध था इसके बाद बहुत सारे यूरोपीय जो देश थे उनकी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी थी। मार्शल योजना के अंतर्गत ही 1948 में यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके माध्यम से पश्चिमी यूरोप के जो देश थे उन्हें आर्थिक मदद प्रदान की गई। कहने का अर्थ यह है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसके पश्चात अमेरिका ने मार्शल योजना को बनाया, जिससे जो यूरोपीय देशों की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई थी उसे पुनर्गठित किया जा सके। मार्शल योजना के अंतर्गत ही यूरोप में आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गई, जिसके कारण जो पश्चिमी यूरोप के देशों की आर्थिक रूप से मदद की जा सके। इस वीडियो के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि 12th क्लास के बच्चों को इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। और आपको इस चैनल पर डेफिनेटली वही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए हों तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।